हरिराम चाचा जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? सब ठीक है ना? हरिराम चाचा जल्दी से अपना घर खाली कर दो, गांव में सैलाब आ गया है। किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। सब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं, बस हम ही रह गए हैं। जल्दी से अपना घर खाली कर दो। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया और हरिराम चाचा ने अपने बेटे और बहू से कहा, बेटा मोहन, जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो। गांव में बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, जिसके बारे में अभी अभी अर्जुन बताकर गया है। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। किसी सुरक्षित जगह जाना जरूरी है। ठीक है पिताजी, मैं और राधा अपना जरूरी सामान निकाल लेते हैं। आप राजू को अपने साथ लेकर जल्दी से बाहर चले जाइए, हम भी तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट में चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं राजू को लेकर बाहर जा रहा हूं। तुम और राधा जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और बाहर आ जाओ, ताकि हम सब मिलकर किसी सुरक्षित जगह जा सके। ज्यादा देर मत लगाना, समय बहुत कम है। इतना कहकर हरिराम राजू को अपने साथ लेकर घर से बाहर चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था, जिसकी वजह से मोहन और राधा घर से बाहर नहीं निकल सके। वे दोनों सैलाब के साथ ही बह गए। एक पल की देरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उधर हरिराम रोता हुआ बोला, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरा पोता राजू ही बचा है। भगवान, उसकी रक्षा करना। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो रहा था। हरिराम अपने पोते राजू को लेकर वहां से चला गया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गया। वहां एक आदमी आया। उसने हरिराम से कहा, चाचा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे गांव में सैलाब आया था। ऐसा सैलाब कि सब कुछ बहा ले गया। मेरा बेटा और बहू दोनों सैलाब में बह गए। हमारा घर भी बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा जहां मैं अपने पोते को रख सकूं। मेरे पोते ने और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चाचा, आप इसकी चिंता मत करो। पास के गांव में एक स्कूल है जहां सरकार के लोगों ने उन सभी के लिए ठहरने का इंतजाम किया है जिनके गांव में सैलाब आया था। वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। चाचा, आप अपने पोते को लेकर वहीं चले जाइए। जब तक आपके गांव से सैलाब नहीं उतरता, आप वहां आराम से रह सकते हो। वहां और भी लोग हैं, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं और मेरा पोता यहीं भूखे मर जाते। कोई बात नहीं चाचा, आप जल्दी से वहां चले जाओ और जब तक गांव से सैलाब नहीं उतरता तब तक वहीं पर समय बिताओ। वहां आपको आराम भी मिलेगा और पोते को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाता हूँ। फिर हरिराम अपने पोते को लेकर वहां की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा है। पहले तो हरिराम डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पुलिस वाले से कहा, बेटा, ये वही स्कूल है जहां वे लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। हाँ चाचा, ये वही स्कूल है जिसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे गांव में भी सैलाब आया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव सैलाब के साथ बह गया। मुझे ये पता चला था कि जिन लोगों के गांव में सैलाब आया है, सरकार ने उनके लिए इस स्कूल में जगह दी है, इसलिए मैं यहां आया हूं। हाँ चाचा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। आप भी यहाँ रह सकते हैं। अब आप अंदर चले जाइए, वहां आपको आपका कमरा दिखा दिया जाएगा। फिर हरिराम स्कूल के अंदर चला गया। वहां उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने हरिराम को उसका कमरा दिखाया। हरिराम अपने कमरे में चला गया और फिर उसने उस आदमी से कहा, बेटा, मेरी बात सुनो। जी चाचा, बोलिए। बेटा, मैंने और मेरे पोते ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर कुछ खाने को हो तो हमारे लिए ले आओ, हमें बहुत भूख लगी है। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाने के लिए कुछ ले आता हूं। सरकार ने सब कुछ आप लोगों के लिए ही दिया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कौन खाएगा? फिर वह आदमी वहां से चला गया और कुछ समय बाद खाना लेकर वापस आया।
उसने वह खाना हरिराम को दे दिया और वहां से चला गया। फिर हरिराम और उसके पोते ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हरिराम के पोते ने हरिराम से कहा, दादाजी मम्मी और पापा कब तक आएंगे? कितना समय हो गया है, वो अभी तक क्यों नहीं आए? राजू की बात सुनकर हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह नरम आवाज में बोला, बेटा राजू, अब तेरी माँ और पिताजी यहाँ नहीं आएंगे। वो अब भगवान के पास चले गए हैं और अब वहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूं ना। दादाजी, क्या माँ और पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं? नहीं राजू बेटा, वो हमें छोड़कर नहीं गए, बल्कि भगवान ने उन्हें अपने पास खुद बुला लिया है। इसीलिए वो अब यहां नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने पास ही रख लिया है। जिन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकते। काफी देर तक हरिराम और उसके पोते ने बातें की। बातें करने के बाद वहीं पर दोनों ने रात बिताई। सुबह होते ही हरिराम अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां कई लोग जमा थे। वो उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, चाचा, आप कौन से गांव के हो? और मैंने आपको कल आते हुए देखा था। आपके साथ सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। आपका बाकी परिवार कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आए? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा, बहू और एक पोता था। जब सैलाब आया तो वह बहुत तेज था। मैं और मेरा पोता तो बच गए, लेकिन मेरा बेटा और बहू सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। अब मैं और मेरा पोता ही बच सके हैं। चाचा, आपकी बात सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा भगवान को प्यारा हो गया। भगवान आपको सब्र दे और आपके बेटे बहू की आत्मा को शांति दे। हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। कुछ समय उन्होंने बातें की और फिर हरिराम वापस अपने कमरे में चला गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन पुलिस वाले ने उन सबको बाहर बुलाया और उनसे कहा, हमने आप सभी लोगों के गांव के बारे में जानकारी ली है। आप सभी के गांव में अब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप सभी लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से पैसे भी मिलेंगे, जिससे आप सभी लोग अपना नया घर बनाकर वहां रह सकेंगे। बेटा, यह तो ठीक है कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो पैसे हमें कब मिलेंगे जिनके बारे में तुम कह रहे हो? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे हम अपना घर दोबारा बना सकें। चाचा, आप सब लोग इस बात की चिंता मत कीजिए। आप सभी को आज ही पैसे मिलेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर ही रवाना करूंगा, ताकि आप सब लोग अपना नया घर बना सकें। पुलिस वाले से पैसे लेने के बाद सब लोग अपने अपने गांव वापस चले गए और वहां जाकर अपना नया घर बना लिया। और हरिराम चाचा भी पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन वो एक बरगद का छोटा सा पेड़ घर ले आए और उसे अपने घर के सामने लगा दिया। और राजू ने हरिराम से कहा, दादाजी, आप इस बरगद के पेड़ को घर के सामने क्यों लगा रहे हो? राजू बेटे, ये बरगद का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो हमें सहारा देगा, इसलिए मैं इसे अपने घर के सामने लगा रहा हूँ। दादाजी, ये पेड़ हमें कैसा सहारा देगा जिसकी आप बात कर रहे हो? भला पेड़ हमें कैसे सहारा दे सकता है? बेटा, हर 2-3 साल बाद जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हमारे गांव में बहुत बड़ा सैलाब आता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए मैं इस बरगद के पेड़ को अपने घर के सामने लगा रहा हूं। जब यह बरगद का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, और जब सैलाब आएगा तो हम वहीं अपना समय बिताएंगे और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है दादाजी, लेकिन क्या ये पेड़ हमें सच में सहारा देगा? हाँ बेटा, ये हमें जरूर सहारा देगा जब ये बड़ा हो जाएगा। हरिराम और उसके पोते ने थोड़ी देर बातें की, फिर वे दोनों वापस घर चले गए। जब गांव के लोगों को पता चला कि हरिराम अपने घर के सामने एक बरगद का पेड़ लगा रहा है जो उसे आने वाले समय में सहारा देगा, तो उनमें से कई लोग आपस में बातें करने लगे। हरिराम काका का अपने बेटे और बहू की मौत के बाद दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, जो वो ऐसे काम कर रहा है। भला बरगद का पेड़ उसकी आने वाले समय में कैसे रक्षा कर सकता है? हाँ भाई राहुल, तुमने सही कहा। मुझे भी अब यही लग रहा है कि हरिराम काका का दिमाग खराब हो गया है।
मुझे तो लगता है कि हरिराम काका को अब किसी डॉक्टर की जरूरत है, जो वो ऐसे पूठे सीधे काम कर रहा है। भगवान उसका भला करे। मुझे तो लगता है कि उसी सदमे ने हरि काका का दिमाग खराब कर दिया है। मुझे भी यही लगता है कि हरिराम काका को डॉक्टर की जरूरत है, न कि बरगद के पेड़ की, जो आने वाले समय में उसे सहारा देगा। गांव वाले लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन हरिराम को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज अपना काम करता और लौटने पर उस पेड़ को पानी देता। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हरिराम के इस काम से सहमत थे। वे लोग भी हरिराम की तरह अपने घरों के सामने बरगद का पेड़ लगाना चाहते थे। वे हरिराम के पास आए और बोले, हरिराम, हमें भी बताओ कि तुम यह बरगद का पेड़ अपने घर के सामने क्यों लगा रहे हो, और यह आने वाले समय में हमारी कैसे मदद करेगा और हमें सहारा कैसे देगा? मैं यह बरगद का पेड़ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमारे गांव में हर 2-3 साल में एक बड़ा सैलाब आता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस बार जब भी सैलाब आएगा तो मैं अपना समय इसी पेड़ पर बिताऊंगा। मैं इस पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लूंगा ताकि मेरी और मेरे घर की रक्षा हो सके। हरिराम की बात से सभी लोग बहुत सहमत हुए। फिर उन्होंने हरिराम से कहा, हरिराम काका, आपने हमें आज एक बहुत बड़ी बात समझाई। हम भी आपकी तरह अपने घरों के सामने बरगद का पेड़ लगाएंगे ताकि हम भी आने वाले समय के लिए तैयार रहें। फिर अगले दिन से उन सभी लोगों ने अपने घर के सामने बरगद का पेड़ लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। बरगद के पेड़ बड़े हो गए। फिर हरिराम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। वह लकड़ियां काट कर वापस आया तो गांव के एक आदमी ने हरिराम से कहा, चाचा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। आप रोज खेत में काम करने के बाद जंगल में जाते हो और लकड़ियां काट कर यहाँ लाते हो। आप कितने दिनों से यहाँ लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हो? आप इतनी ज्यादा लकड़ियों का क्या करोगे? बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने घर के सामने बरगद का पेड़ क्यों लगाया है, और ये जो लकड़ियां मैं इकट्ठा कर रहा हूं, इन्हीं लकड़ियों से मैं बरगद के पेड़ के ऊपर अपने लिए झोपड़ी बनाऊंगा। चाचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया। अब मैं भी वैसा ही करूंगा। जैसे मैंने पहले आपको देखकर अपने घर के सामने बरगद का पेड़ लगाया था, वैसे ही अब मैं भी लकड़ियां इकट्ठा करके झोपड़ी बनाऊंगा। और मैं गांव के सब लोगों को भी बता दूंगा ताकि वे भी आपकी तरह लकड़ियां इकट्ठा करके अपनी झोपड़ियां बना लें, ताकि जब गांव में फिर से तेज बाढ़ आए तो वे वहां रह सके। ठीक है अर्जुन बेटा, तुम सबको बता दो। फिर अर्जुन वहां से चला गया और उसने सभी गांव वालों को बता दिया। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा अर्जुन ने उन्हें बताया था। थोड़े ही समय में सबने अपनी झोपड़ियां पूरी तरह से तैयार कर ली और अब वे निश्चिंत थे कि अगली बार जब भी बाढ़ आएगी वे और उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। कुछ ही समय बाद वैसा ही हुआ जैसा हरिराम ने सोचा था। काले बादल पूरे गांव पर छा गए। बारिश बहुत तेजी से होने लगी। हरिराम ने अपने पोते से कहा, बेटा, वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने ये सारी तैयारी की थी। घबराना मत, अपनी झोपड़ी में चलो, यहां हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने अगर हमें पहले बचाया है तो आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हाँ दादाजी, आपने सही कहा। अब हम अपने पेड़ के ऊपर जो झोपड़ी है वहाँ चलेंगे और जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं पर अपना समय बिताएंगे। हाँ राजू, तुम अब जल्दी से जरूरी सामान ले लो और खाने पीने का सामान भी साथ ले लो। अब जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं रहेंगे और खाना पीना भी वहीं करेंगे। फिर हरिराम और उसके पोते ने अपना सारा जरूरी सामान लिया और अपनी नई झोपड़ी में चले गए। वहां अर्जुन भी आ गया। अर्जुन ने हरिराम से कहा, चाचा, मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अपने घर वालों के साथ झोपड़ी में जगह बना ली है। आपकी बात मानकर हम सब ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। अब हमें किसी बात का डर नहीं है। हाँ अर्जुन, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अब तुम एक काम और करो। जो लोग अभी तक अपना सामान अपनी झोपड़ियों में नहीं ले गए, तुम उन्हें जल्दी से जाकर बता दो कि वे अपना सामान तुरंत झोपड़ी में ले जाएं और वहीं रहे, क्योंकि सैलाब कभी भी आ सकता है। ठीक है चाचा, मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ।
फिर अर्जुन वहां से चला गया और जाकर सभी गांव वालों को बता दिया। फिर सभी गांव वालों ने अपना सारा सामान झोपड़ियों में रखा और खुद भी झोपड़ियों में चले गए। फिर से सैलाब पहले की तरह बहुत तेज आया, लेकिन इस बार सब बच गए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो गया तो सरकार के लोग फिर से उस गांव में आए। अरे ये क्या, यहाँ तो लगता है सैलाब बहुत तेज आया था, इसीलिए यहाँ कोई घर नहीं बचा, सिर्फ ये बरगद के पेड़ ही खड़े हैं। और ये इतने सारे बरगद के पेड़ किसने लगाए हैं, और इनके ऊपर ये झोपड़ियां कैसे बनी हैं? सर जी, मुझे तो लगता है कि ये सभी लोग उन पेड़ों के ऊपर बनी झोपड़ियों में ही रह रहे हैं। अच्छा, तुम अभी जाओ और उन सब लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। फिर उस पुलिस वाले ने, जिसे सरकार ने भेजा था, उन सभी लोगों को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। फिर वह आदमी सभी गांव वालों को बुलाकर ले आया। इसके बाद पुलिस वाले ने उन सभी गांव वालों से कहा, चाचा, क्या आप वही लोग हैं ना जो पिछली बार स्कूल में रह रहे थे, जहां सरकार ने रहने के लिए जगह दी थी? हाँ बेटा, हम वही लोग हैं जो पिछली बार उस स्कूल में रह रहे थे। आप सबने जो समझदारी और पहले से तैयारी की, वो सच में बहुत सराहनीय है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ये सैलाब बहुत नुकसान करता। हम आप लोगों की समझदारी से सीख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटना चाहिए। सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत धन्यवाद बेटा, जो आप इस बार फिर हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। चाचा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। फिर उस पुलिस वाले ने एक बार फिर से उन सभी गांव वालों की मदद की और उन्हें पैसे दिए ताकि वे अपना घर फिर से चला सके। इसके बाद वह वहां से चला गया। सभी गांव वाले पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन गांव का ही एक मछुआरा हरिराम के पास आया और उसने हरिराम से कहा, चाचा, मैं एक मछुआरा हूं। मैं रोज मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता हूं और इसी से मेरा गुजारा होता है। लेकिन गांव में सैलाब, बाढ़ आने की वजह से मैं यहां मछलियां नहीं पकड़ सका। इसलिए मैं गांव के पीछे की ओर चला गया ताकि वहां कोशिश कर सकूं। वहां जाकर मैंने देखा कि एक जमींदार रहता है जिसने मछलियों का एक फार्म बना रखा है। जब भी वहां सैलाब का पानी आता है, वह जमींदार उस पानी को रोकने की बजाय हमारे गांव की ओर मोड़ देता है, जिससे हमारा गांव डूब जाता है। वरना आमतौर पर वह पानी अपने असली रास्ते की ओर ही बह जाता है। मछुआरे की बात सुनकर हरिराम गुस्से से बोला, क्या तुम सच कह रहे हो जो तुमने अभी कहा है? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। वो जमींदार अपनी मछलियों का फार्म बचाने के लिए पानी का रुख हमारी तरफ मोड़ देता है, जिससे हमारा पूरा गांव डूब जाता है। फिर हरिराम ने गांव के 3-4 लोगों को अपने साथ लिया और गांव के पीछे की ओर चल पड़ा। जब वह उस जमींदार की हवेली के पास पहुंचा तो उसने उसे आवाज देकर बुलाया, जमींदार, जल्दी से बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। जमींदार गुस्से से बाहर आया और उसने कहा, तुम सब लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम सब मंगलपुर गांव से हैं, जो तुम्हारी हवेली के सामने है। तुम्हारी वजह से हमारे गांव में बार बार बाढ़ आ जाती है। तुम अपनी मछलियों का फार्म बचाने के लिए पानी का रुख हमारी तरफ मोड़ देते हो, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अब दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि पहले ही तुम्हारी वजह से हमें बहुत नुकसान हो चुका है। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा जैसा तुम कह रहे हो। अगर मैंने पानी का रुख तुम्हारे गांव की तरफ नहीं मोड़ा तो मेरी सारी मछलियों का फार्म बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं ऐसा हर बार करता रहूंगा। अगर तुमने ये हरकत बंद नहीं की तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे। तुम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम खुद ही ये काम छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तुमसे जो हो सकता है कर लो, लेकिन मैं वही करूंगा जो पहले करता आया हूं। फिर वे सब लोग वहां से वापस चले गए। उस जमींदार ने उनकी कोई बात नहीं मानी। फिर गांव लौटकर वे आपस में बातें करने लगे। फिर अर्जुन ने हरिराम से कहा, चाचा, अगर वो जमींदार हमारी बात नहीं मान रहा है तो हमें ये बात सीधे तहसीलदार या पुलिस अफसर को बतानी चाहिए। वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। हाँ बेटा अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाकर उसकी शिकायत करते हैं। हो सकता है
कि पुलिस वाले इस समस्या को सुलझा दें। फिर वे सब लोग पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, सर, हमारे गांव के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हर 2-3 साल में हमारे गांव में बहुत भयंकर सैलाब आता है, जिससे हमें भारी नुकसान होता है। लेकिन सैलाब की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे गांव के पीछे एक जमींदार रहता है, जिसने मछलियों का फार्म बना रखा है। जब पानी ज्यादा होता है तो वह जानबूझकर पानी का रुख हमारे गांव की ओर मोड़ देता है, जिससे हमारे गांव में सैलाब आ जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उस जमींदार के फार्म के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे बंद करवाया जाए, ताकि भविष्य में हमारे गांव को सैलाब के खतरे से बचाया जा सके। तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब तुम सब लोग वापस अपने गांव लौट जाओ। फिर वे सब लोग वापस अपने गांव चले गए। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए, लेकिन उस पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया। अगले दिन फिर सब लोग इकट्ठा हुए और हरिराम ने उनसे कहा, उस पुलिस वाले ने हमारी कोई मदद नहीं की। मुझे तो पहले ही शक था। जब जमींदार ने हमसे कहा था, तुम जहां मर्जी चले जाओ, मैं ऐसा ही करता रहूंगा। इसका मतलब साफ है कि उसने पहले ही पुलिस वाले को घूंस दे दी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई मदद करेगा। हमें उस पुलिस वाले के पास जाना चाहिए जिसे सरकार ने हमारे गांव में भेजा था। मुझे उम्मीद है कि वह जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ हरिराम चाचा, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें अब उसी पुलिस वाले के पास जाना चाहिए। वह एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। उसने पहले भी हमारी बहुत मदद की थी और मुझे पूरा यकीन है कि अब भी वह जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वे सब लोग उसी पुलिस वाले के पास गए जिसे सरकार ने उनके गांव में भेजा था। उन्होंने जाकर पूरी बात विस्तार से बताई। पुलिस वाले ने ध्यान से बात सुनी और गंभीरता से कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर इस मामले की जांच करूंगा। अगर वह जमींदार सच में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अपनी ताकत या पैसे के जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। हाँ बेटा, अब तुम ही हो जो हमें इंसाफ दिला सकते हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। चाचा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा। अब आप सब लोग अपने गांव वापस चले जाइए। मैं कल आऊंगा और पूरी जांच करूंगा। अगर जमींदार दोषी पाया गया तो मैं उसे सजा दिलवाऊंगा और जैसा आपने बताया है उसका मछलियों का फार्म भी बंद करवा दूंगा। आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सभी लोग वापस अपने गांव चल पड़े। अगली ही सुबह वो पुलिस वाला मंगलपुर गांव आ गया और हरिराम चाचा को अपने साथ लेकर उसी हवेली की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने पूरी जांच पड़ताल की और फिर हरिराम चाचा से कहा, चाचा, आपकी बात बिल्कुल सही निकली। मैंने पूरी तहकीकात कर ली है और जमींदार वाकई में दोषी है। वह अपनी मछलियों के फार्म को बचाने के लिए जानबूझकर पानी का रुख आपके गांव की तरफ मोड़ देता है। अब मैं तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसका मछलियों का फार्म बंद किया जाएगा और उसे कानून के तहत सजा भी दी जाएगी। आप सबको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इंसाफ जरूर होगा। हाँ बेटा, अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। फिर वह पुलिस वाला वापस आ गया और उसने हरिराम को मंगलपुर गांव में छोड़ दिया और खुद लौट गया। फिर उसने 2-3 दिनों के अंदर वह मछलियों का फार्म पूरी तरह से खत्म करवा दिया, जिससे मंगलपुर गांव की समस्या पूरी तरह हल हो गई। अब सब लोग पहले की तरह हंसी खुशी बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, एक अच्छी कहानी बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।